जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं. इफ x इज द number of managers and y is the number of non-manager staff, which of the following inequality expresses the constant that the number of manager must be no more than 25% of the total number of staff. अच्छा जी, इस तरह की इक्वेशन में थोड़ा सा लॉजिकली आपको देखना होता है. उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मैनेजर्स मस्ट बी नो मोर देन 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ. अच्छा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ कि मैनेजर्स मस्ट बी नो मोर देन 25%, यानी कि नो मोर देन का मतलब है कि शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल स्टाफ. और स्टाफ क्या है जी? स्टाफ बनता है मैनेजर्स प्लस नॉन मैनेजर स्टाफ को मिला के. ठीक हो गया जी. अब मैं अगली लाइन में क्या करूंगा, मैनेजर्स की जगह पे x लिख दूंगा. x इज द नंबर ऑफ मैनेजर्स उन्होंने कहा था. x इज द नंबर ऑफ मैनेजर्स कहा था. दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ मैनेजर्स प्लस नॉन मैनेजर्स. ठीक है जी, 25%. तो यहां पे मेरी इनइक्वालिटी डिजाइन हो जाती है, लेकिन मुझे अपनी ऑप्शंस से मुताबिकत बनाने के लिए इसको थोड़ा और बेहतर करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 आ रहा है, 25% नहीं आ रहा. तो ये 25% है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली 1/4 के इक्वल होता है. तो क्या अब टैली हुआ जनाब? 1/4x प्लस y. ठीक है. अच्छा, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 4 को उधर ले जाते हैं कि 4x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है. या अगर हम इस x को भी उधर ले जाएं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज लेस देन इक्वल टू y. ये है जनाब वो इनइक्वालिटी जो कि ऑप्शन सी में आपको नजर आ रही है. तो थोड़ा सा ऑप्शंस को भी गौर से देखना होगा और थोड़ा सा यहाँ पे आपने लॉजिक और कॉमन सेंस को फॉलो करना है, तो फिर आप कॉन्स्ट्रेंट्स डेवलप कर पाएंगे. Which of the following value of x will satisfy the equation? ये सवाल अभी हम कर चुके हैं. I think it was question number 1.8 जो कि हमारे पास दोबारा आ गया है गलती से. कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन है जी, 3x plus 7 should be greater than equal to x plus 5 which is greater than equal to 5x minus 3, then the inequality holds when it lies in the range. अच्छा जी, जरा गौर से देखिएगा. इनइक्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया है कि ये किस रेंज में फॉल करेगी, तो ये ट्रू फॉल करेगी. ये ट्रू कब होगी? तो आपके पास है जी दो पॉइंट्स. ये एक कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी है. 3x plus 7 should be greater than equal to x plus 5 which is greater than equal to 5x minus 3. तो हमें करना ये होगा कि इनइक्वालिटी को तोड़ना होगा दो पार्ट्स में. एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा. ठीक है जी. तो हम लोग इन दोनों पार्ट्स को तोड़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. तो पहला पार्ट है जी 3x plus 7 greater than equal to x plus 5. ठीक है जी. और हम इसमें x को जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो ऐसा करते हैं कि x उधर ले जाते हैं, तो ये बचा 3x और माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 7, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. ले जनाब, एक तो ये इनइक्वालिटी होगी, यानी कि x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए. अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं, विच इज x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 3. अब अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पे 5x को इधर लेकर आना है और माइनस 3 को उधर ले जाना है, तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 2. तो अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास उन दोनों इनइक्वालिटीज का जो सम आया है वो ये आया है
कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरतीब से लिखा है कि x -1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसी चीज को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, यानी कि मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, यानी कि पहले लिख दूं 2, फिर 2 की तरफ ओपन करके x लिख दूं और फिर x की तरफ ओपन करके -1 लिख दूं। एक ही बात है, ये दोनों चीजें एक ही तरह से लिखी हुई है, इनमें ग्रेटर देन और लेस देन का सेम ही रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया है। आगे चलते हैं। Which of the following pair of values cannot form part of a geometric progression? याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कभी भी जीरो नहीं आता। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जितनी मर्जी टर्म्स निकाल लें उसमें जीरो कभी नहीं आएगा। अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीरो आए तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। एक कंपनी मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज दिस। एक्स का कंट्रीब्यूशन, वाई का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब है प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल डिमांड पर मंथ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6200 आइटम्स बना के बेचे जा सकते हैं और 7500 बेचे जा सकते हैं। डायरेक्ट लेबर आर एक्स को 1 यूनिट लगती है और वाई को 2 यूनिट लगते हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट 3 और 1 है। द टोटल ऑफ 18,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स है, यानी कि 18,000 हमारे पास लेबर आवर्स हैं डायरेक्ट, और जो हमारे पास 24,000 मशीन आवर्स हैं, यानी कि ये टोटल 24,000 है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एंड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। देखिए z तो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वो तो हम सिंपल इसके कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी 300x प्लस 450y। ठीक है जी, तो 300x प्लस 450y ये आपको 3 ऑप्शंस में नजर आएगा। मजे की बात यह है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को निकालने से हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है जी, ओके। चलें जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो बनाते हैं। कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहले आती है लिमिटेशन। हमारे पास एक लिमिटेशन है डायरेक्ट लेबर आर की और एक है मशीन आर्स की। मशीन आर हमारे पास 24,000 है, डायरेक्ट लेबर आर 18,000 है। अगर हम लोग 1 और 2 की कंजम्पशन के साथ चलें तो हम कह सकते हैं कि 1x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 18,000। तो ये कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ से डेवलप कर लेंगे, और ये है जनाब 3x प्लस 1y शुड बी लेस देन इक्वल टू 24,000। ठीक है। एक मजे की बात यह है कि उन्होंने मैक्सिमम की लिमिट भी लगा दी है कि मैक्सिमम डिमांड इतनी है। इसका मतलब यह है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6200 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू 7500, क्योंकि उससे बड़ा नहीं जा सकता। तो हमारे जो रेलिवेंट कॉन्स्टेंट्स बनेंगे वो बनेंगे जनाब 18,000 वाले के साथ है जी x प्लस 2y। ये देखें ये x प्लस 3y लिखा हुआ है, ये बात गलत है, तो इसका मतलब है कि ये सारी ऑप्शन ही गलत हो गई। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6200, ये बात भी गलत है क्योंकि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18,000 है, तो ये सारी ऑप्शन भी गलत हो गई। ये देख लेते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18,000, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24,000, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6200, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 7500, और ये दो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 1.16 A company makes and sell two products X and Y. The contribution per unit is 250 and 375. Due to various constraints, the company cannot make more than 750 units of X and 500 units of Y. If X represents the number of product and Y represents the number of product Y and C represents the contribution, which of the following relationship represent the maximum contribution? तो सिंपल है जी, C is equal to 250X and 375Y, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है जी, और अगर ये सवाल आया हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि इसी सिचुएशन के साथ, इसी सिनेरियो के साथ वो आपसे कांस्टेंट भी पूछेगा। तो हमें दो लिमिटेशंस मिली है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि कंपनी कैन नॉट मेक मोर देन 750 यूनिट्स ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 750 एंड कंपनी कैन नॉट मेक मोर देन 500 यूनिट्स ऑफ वाई, तो वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। और इसके अलावा कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं दी हुई। तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। Which of the following is not linear? नॉन लीनियर इक्वेशन वो होती है जो कि जिसमें x की अननोन वेरिएबल की पावर
मोर देन 1 होती है। ठीक है जी, तो ये है जनाब हमारे पास ये वाली ऑप्शन। हमें पता है कि अगर वेरिएबल की सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल में y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स जो है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। टू वेरिएबल्स सिंगल पावर अगर 2 डिग्री इक्वेशन होगी तो वो होती है जी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ये एक पैराबोला होती है यानी कि यू शेप होती है। और अगर 3 डिग्री हो यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये जो शेप होती है ना, ये एक वेव फॉर्म होती है। तो बहरहाल ये वाली वो इक्वेशन जो है ना, दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि एक नेगेटिव स्लोप की लाइन है दैट पासेस थ्रू ए पॉइंट 4 और 8 और उसका x इंटरसेप्ट उसके y इंटरसेप्ट का 1/4 है। ठीक है जी, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के 3 तरीके हमने पढ़े हुए हैं, या तो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए, या 2 इंटरसेप्ट्स मिल जाए, या एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए, तो हम लोग अपना काम कर सकेंगे। और अगर हमें डाटा इस तरह से अवेलेबल ना हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इन सब में से किसी एक तरीके से हमारे पास डाटा आ जाए। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर हमें एक और पॉइंट या एक स्लोप पता चल जाए इस सिस्टम की, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डाटा उसने इस तरीके से दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा आपको इंटरसेप्ट्स के हवाले से बताया हुआ है कि इंटरसेप्ट जो है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इस तरीके से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए जाए, और इंटरसेप्ट का आपस में रिलेशनशिप अगर हो, या कोई भी किसी भी दो चीज़ों का आपस में इस तरह से रिलेशनशिप बताया हो कि जो एक ही फार्मूले में यूज होने हैं, तो अक्सर वो आपस में कट भी जाते होते हैं। तो आपने रूल ये रखना है ज़हन में कि जिस चीज की टर्म्स में दूसरी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, उस चीज को आपने x अज्यूम करना है। देखिए, x को y के इंटरसेप्ट के हवाले से बयान किया गया है कि x y के इंटरसेप्ट का 1/4 है। तो अगर मैं कहूं कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, कोई भी एक अल्फाबेट रख लेते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूं कि दैट इज इक्वल टू a, तो हमारा जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 1/4 ऑफ y इंटरसेप्ट, यानी कि वो 1/4 a के इक्वल होगा। इसलिए मैं आपको, अगर a पे कंफ्यूजन हो रही है कि a तो x इंटरसेप्ट को कहते हैं, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, लेट सपोज y इज इक्वल टू d एक अननोन वेरिएबल है, तो फिर x किसके इक्वल होगा, 1/4 d के इक्वल होगा। y इंटरसेप्ट d के इक्वल होने का मतलब यह है कि अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो ये बनता है 0, d, यानी कि y इंटरसेप्ट 0, d बनेगा, और x इंटरसेप्ट का मतलब है 1/4 d, 0। तो जनाब मजे की बात ये हो गई कि आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं जिनमें एक अननोन फैक्टर मौजूद है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो स्लोप का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 जो है सेकंड पॉइंट का y है वो 0 है, और फर्स्ट पॉइंट का y जो है वो d है। x2 सेकंड पॉइंट का x है जी 1/4 d माइनस 0। तो ये जो जीरोज हैं, ये तो आप समझें कि ये तो फिर नेग्लिजिबल है, ये 0 भी यहाँ से गायब हो गया, ये 0 भी यहाँ से गायब हो गया। अगर आप गौर से देखें तो d से कट सकता है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी -4। ले जनाब, स्लोप हमारे पास आ गई है -4। हमें ये पता है कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से गुजरती है विच इज 4,8। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला होता था जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। y2 जो है, ठीक है जी, नहीं, y माइनस y1
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y जो है -8 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -4 x माइनस 4, ये पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y माइनस 8 इज इक्वल टू -4x प्लस 16, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16 बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू -4x प्लस 16 प्लस 8, तो ये मेरे पास बन जाएगा जनाब -4x प्लस 24। अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो 24 एक साइड पे अकेला है, इसलिए हमें यहाँ पे 24 को अकेला कर देना है और y प्लस 4x, ये जो माइनस का 4x है ये उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 4x इज इक्वल टू 24। दिस इज योर आंसर विच इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का एक क्वेश्चन है। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ईच प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट्स एम एंड एन व्हिच हैव अ कैपेसिटी ऑफ दिस एंड दिस। द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 7 hours in department and M and 4 hours in department N. The product B requires 8 hours in department M and 5 hours in department N. The constant representing the above data. देखें, जब आपने constants बनाने हैं तो सबसे पहले आप देखें limitations क्या क्या है। हमारे पास दो डिपार्टमेंट की limitations हैं, एक है डिपार्टमेंट M और एक है डिपार्टमेंट N। फिर हम देखते होते हैं कि लिमिट्स क्या है, तो उसने कहा है कि डिपार्टमेंट M और N में 1120 और 1400 की लिमिटेशन है। M जो है वो 1120 तक चल सकता है और N जो है वो 1400 तक चल सकता है। अच्छा, अगर ये लिमिट्स हैं तो इनको यूज कौन कर रहा है? इनको यूज कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट है X और Y। कैसे यूज कर रहे हैं? वो कहता है कि अच्छा नहीं, प्रोडक्ट्स है दो A और B, ठीक है, A और B। क्वेश्चन में भी गलती है, यहाँ पे उसने X और Y का वर्ड यूज किया हुआ है, दो प्रोडक्ट्स हैं, फिर आगे वो प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B के बारे में बताना शुरू हो गया। तो बहरहाल उससे फर्क नहीं पड़ता, हम प्रोडक्ट A और B के साथ ही चल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट A रिक्वायर्स 7 hours इन डिपार्टमेंट M एंड 4 hours इन N। तो A जो है 7 और 4 के हिसाब से चल रहा है, एंड प्रोडक्ट B रिक्वायर्स 8 hours इन डिपार्टमेंट M एंड 5 hours इन डिपार्टमेंट N। अब ये बहुत ईजी है आपके लिए। हम लोग कहते हैं जनाब इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 7A प्लस 8B शुड बी लेस देन इक्वल टू 1120 और 5A प्लस 4B शुड बी लेस देन इक्वल टू 1400। तो इस हवाले से जो हमारी रेलेवेंट कॉन्स्टेंट्स बनेंगी वो बनेंगी ऑप्शन डी, 7A प्लस 8B should be less than equal to 1120 and 5A plus 4B should be less than equal to 1400. There is another question जो कि हमें लीनियर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। कंपनी A earns a profit of 250 and 375 for product X and Y. Find the maximum profit that the company could earn if the company is subject to the following constraints. दो constraints दिए हुए हैं, इन दोनों constraints से अगेन क्योंकि ये लेस देन वाले हैं तो देर आर मोर देन 99% चांसेस के इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। इस तरह का सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, जिसमें हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था और हमने देख लिया था कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर हासिल होता है। इट वाज क्वेश्चन 1.10। तो आप क्वेश्चन 1.10 को गौर से देखें तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। That's it for this video। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।